मोहतरम नाजरीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद समीउज़्ज़मा कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैदराबाद में विजयनगर कॉलोनी और टोली चौकी में मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस है। मैं अवामी शऊर बेदार करने के लिए हेल्थ अवेयरनेस के बारे में लेक्चर्स बनाता रहता हूँ। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप क्लिक करके आप बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको बर वक्त मेरे वीडियोस मिल सकें। आज जिस टॉपिक पर मैं आपको बात करना चाहता हूँ वो हार्ट अटैक है। यानी हार्ट अटैक होता क्यों है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या अलामतें हैं, इसको कैसे डायग्नोसिस करते हैं, क्या टेस्टें होते हैं और इसका इलाज कैसे कैसे होता है। ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन बिल्कुल इशारों में मुख्तसर से 15-20 मिनट में आपके सामने इसकी अहम मालूमात मैं आपको देना चाहता हूँ। क्योंकि आजकल बहुत कम उम्र के लोगों में सडन हार्ट अटैक और कोलैप्स हो रहे हैं पेशेंट्स। बड़े हेल्दी 30-40 ईयर्स के लोग भी जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, होटलों में काम करते हैं, रात दिन बैठकर मेहनत करते हैं, लेकिन सडनली किसी दिन कोलैप्स हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना, उसके सिम्टम्स मालूम करना, इस पर अमल करना, इसके लिए एहतियाती तदबीरें अख्तियार करना ये ज़रूरी है। लेकिन आमतौर पर लोग बताते नहीं, डॉक्टर्स सिर्फ दवाएं लिख देते हैं। लेकिन मैं इस बात की कोशिश करता हूं कि लोगों को हेल्थ अवेयरनेस के ज़रिए से लोगों को जागरूक करूं और मालूमात दूं। तो इस सिलसिले की आज एक कड़ी है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। हार्ट अटैक होता क्यों है, तो उसका पहले मैं ये बैकग्राउंड बता दूं कि उसकी एनाटॉमी क्या है, असल हार्ट कैसे काम करता है और इसके ब्लड सप्लाई कैसी होती है। तो जिस तरह से हमारा हाथ है, इसके ऊपर जो ब्लड वेजल्स हैं, उसी तरह इंसान के दिल पर भी ब्लड वेजल्स होते हैं, जिसको उर्दू ज़बान में शरियाने और इंग्लिश में कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। तो इन कोरोनरी आर्टरीज के अंदर आहिस्ता आहिस्ता खून उम्र के साथ साथ जमा होने लगता है, यानी उसकी दीवारों पर स्टिक हो जाता है, जिससे उसका जो कैपेसिटी है खून की नालियों की वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। ख़ास तौर से सिगरेट, जर्दा, पान, गुटखा खाने वालों में, शराब नोशी करने वालों में, बीपी शुगर के मरीजों में, और जो लोग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल गुजारते हैं, यानी बैठे हुए हैं घंटों 24 घंटे में, सिर्फ एक 8 घंटे कुर्सी पर रहते हैं और 8 घंटे पलंग पर रहते हैं और एक 4-6 घंटे 8 घंटे थोड़ा सा इधर उधर घरेलू काम करते हैं या कुछ बाजार जाते हैं, वो भी स्कूटर पर, कार पर। तो ऐसे लोगों में ज़्यादा चांसेस हैं हार्ट अटैक आने के। तो मैं आपको बताता हूँ कि असल हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो कैसी होती है। फर्ज कीजिए ये हार्ट है, तो इसके ऊपर जो 3 ब्लड वेजल्स होती हैं बड़ी बड़ी, और एक सब में बड़ी होती है और दूसरे 2 थोड़ा से छोटे होते हैं। तो फर्ज कीजिए ये कोरोनरी आर्टरी जो है, ये इसको लेफ्ट एंट्री डिसेंडिंग एलएडी कहते हैं, इसको एलसीएक्स कहते हैं और इसको राइट कोरोनरी आर्टरी आरसीए कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि वक्त के साथ साथ खासतौर से बीपी शुगर और जर्दा, तंबाकू, सिगरेट नोशी करने वालों को इसके अंदर ज़्यादा होता है। फर्ज कीजिए इसके अंदर इतना ब्लॉक हो गया, इतना खून जो जम गया और कोलेस्ट्रॉल जम गया और खून गाढ़ा होकर यहाँ पर जम गया, तो ये 20% ब्लॉक है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए ये इतना हो गया तो ये 40% है, और अगर इतना हो गया तो ये 80% ब्लॉक है। तो जब आदमी 80% भी ब्लॉक होता है तो उस वक्त तक भी उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। वो चलता फिरता है तो थोड़ा सा सीने में भारीपन महसूस होता है, थोड़ा सा सांस ज़्यादा फूलने लगती है, सीढ़ियाँ चढ़ता है या कोई जिस्मानी काम करता है, दौड़ता भागता है या स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता है, तो थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा उसको सांस आती है और थोड़ा सा चेस्ट पेन में वजन महसूस होता है। तो ऐसे मौके पर आदमी लोग नेग्लेक्ट करते हैं, लापरवाही बरतते हैं, समझते हैं कि एसिडिटी का दर्द है या सांस फूलती है तो समझते हैं कि मेरा वेट ज़्यादा है इस वजह से ऐसा हुआ या आदत नहीं होने से ऐसा हुआ। तो ये जो ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से इसकी जो अतराफ में इसके ब्रांचेस हैं इसमें ब्लड सप्लाई कम होने लगती है। तो जब जिस तरह से हम ये हाथ है, फर्ज कीजिए ये हाथ को अगर हम 100 मरतबा करें तो उतना दर्द नहीं होगा, लेकिन 1000 मरतबा करें तो दर्द होने लगता है क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। उसी तरह जब ये दिल काम करता है, दिन में 1 मिनट में 80 मरतबा और 1 घंटे में इतने मरतबा, एक दिन में इतने मरतबा, 70 साल की उम्र में कितनी मरतबा धड़कता है आप अंदाजा कीजिए। 1-2 मिनट भी रुक जाए तो इंसान की मौत हो जाती है। तो ये जो काम करता है, अल्लाह ताला ने जो ये इंसान के जिस्म में ये मोटर फिट कर दी है, जिसको ना कोई डीजल डालने की जरूरत है, ना इलेक्ट्रिक सप्लाई है, ना कुछ है, लेकिन अल्लाह की कुदरत है कि मुसलसिल उसके हुक्म से उस वक्त तक काम करता रहता है जब तक कि उसका हुक्म ना आ जाए।
तो बहरहाल तो इसमें जब खून की जो नालियों में ब्लॉकेजेस बनते हैं, तो उसकी वजह से आदमी को, उसके सिम्टम्स क्या हैं? आदमी को सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सीने में भारीपन होता है, ये हाथ में या ये हाथ में दर्द होता है, और वजन महसूस होता है इधर में या पीठ में या जबड़ों में भी दर्द होता है। बाद लोग उसको रिफर्ड पेन कहते हैं, यानी दिल तो यहाँ है लेकिन इसका दर्द इन जगहों पर भी महसूस होता है, इसको रिफर्ड पेन बोलते हैं। और फिर सांस ज़्यादा आती है और इस तरह से। और उसके जो कॉजेस हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इसकी वजूहत क्या हैं, एक तो है तंबाकू, सिगरेट, ज़्यादा पान वगैरह का इस्तेमाल, सिगरेट, शराब नोशी का इस्तेमाल। उसी तरह सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, एक जगह बैठकर घंटों काम कर रहे हैं। उसी तरह कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, डेली वॉकिंग वगैरह, किसी पार्क में जाकर वॉक नहीं करते, और मुरगन ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। मुरगन का मतलब मुर्गी नहीं, बल्कि हर किस्म का जिसमें फैट हो उसको मुरगन उर्दू में बोलते हैं और इंग्लिश में फैटी डाइट बोलते हैं। तो आजकल जो फैटी डाइट निकले हैं, तो पिज़्ज़ा है, बर्गर है, फलां है, ये फास्ट फूड्स हैं और शादियों के, दावतों के खाने हैं, होटल्स के खाने हैं, इनमें जो तेल और जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इंसान के लिए जहर हैं। तो ये जहर जो आदमी खाता रहता है उम्र भर, 1 साल, 2 साल, 5 साल, तो ये आहिस्ते आहिस्ते ब्लॉकेजेस बढ़ने लगते हैं। और जब बहुत ज़्यादा बढ़कर किसी दिन ऐसा होता है कि यहाँ जो खून जा रहा है वो भी यहाँ पर खुरदुरा सरफेस होने की वजह से यहाँ जम जाता है। ब्लॉकेजेस के दरमियान में जो रास्ता है वो खुरदुरा होता है, जिसकी वजह से खून जम जाता है, तो 100% ब्लॉक हो जाता है। जिस दिन 100% ब्लॉक हो गया, हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आने के बाद भी किस्मत अगर अच्छी है आदमी तो हॉस्पिटल पहुंच सकता है, वरना वही उसी मुकाम पर जहां पर उसको सडन चेस्ट पेन हुआ, कोलैप्स हो सकता है। तो उसके लिए पसीना आता है, उल्टी होती है। हार्ट अटैक की अलामतें ये है कि थोड़ा बहुत दर्द नहीं होता, बल्कि इतना शदीद दर्द होता है जैसे किसी ने चाकू लेकर उसके दिल में उतार दिया। इतना शदीद दर्द होता है, आंखों से आंसू चले जाते हैं, पेशानी में पसीना आ जाता है, पूरे जिस्म में पसीना आ जाता है और पूरे दोनों हाथों में दर्द होने लगता है। और ऐसा महसूस होता है कि किसी बंद कमरे में मुझे बंद कर दिया गया है, और इतनी सांस फूलने लगती है, उसका दम पलटने लगता है। इसको हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। तो ऐसे आदमी को अगर सिर्फ चंद मिनटों के अंदर अगर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो उसकी कभी भी मौत हो सकती है। तो हॉस्पिटल जाना जरूरी है, वहां पर ऑक्सीजन लगाकर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, और ब्लड वेजल्स में जो क्लॉट्स बने हैं उनको भुलाने के इंजेक्शन और दवाएं और गोलियां दी जाती है। तो ये इसका वजूहात है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके जो टेस्ट हैं, किन टेस्टों के जरिए से हमको ये मालूम हो सकता है कि किसी आदमी को हार्ट प्रॉब्लम है। क्योंकि हर चेस्ट पेन हार्ट अटैक नहीं होता, वो डॉक्टर ही पहचान सकता है। बाज़ मतलब एसिडिटी से भी दर्द हो सकता है, मसल पेन भी हो सकता है। जो प्राइमरी टेस्ट है वो है ईसीजी। तो ईसीजी का ये ग्राफ है, ये ईसीजी, एक मरतबा दिल धड़कता है तो एक ऐसा ग्राफ ईसीजी के पेपर पर आता है। वो मशीन के जरिए से जो ग्राफ निकालते हैं ऐसा आता है। अगर इसमें ये जो थोड़ी सी चेंजेस आते हैं, फर्ज कीजिए अगर कोई एमबीबीएस डॉक्टर जो डेली प्रैक्टिस करता है उसकी मालूमात के लिए मैं बता रहा हूँ, आम पब्लिक इसको नहीं समझ सकती। ईसीजी में चेंजेस आता है तो इसको एसटी डिप्रेशन बोलते हैं। यानी ये जो लाइन ऊपर होनी चाहिए, यहाँ तक लाइन आके ऐसा होना चाहिए, ये नीचे आ जाती है ये लाइन, तो उसको एसटी डिप्रेशन बोलते हैं। तो इसकी वजह से, इससे हम पहचानते हैं कि खून की सप्लाई हार्ट को कम हो रही है। तो ईसीजी अगर जरूरी है किसी आदमी को, अगर सीने में दर्द है, बल्कि 40 साल की उम्र के बाद किसी को अगर बीपी शुगर है तो हर 6 महीने साल के बाद ईसीजी, हार्ट का स्कैनिंग, 2D इको, ट्रेडमिल टेस्ट वगैरह करना पड़ता है। तो ये ईसीजी से हमको मालूम होता है कि आदमी के दिल के अंदर कुछ ब्लड सप्लाई की कमी हो रही है। उसी तरह से ईसीजी के साथ साथ 2D इको है। 2D इको का मतलब 2 डायमेंशनल इको कार्डियोग्राफी, इसको शॉर्ट फॉर्म में इको या 2D इको कहते हैं। 2D इको ये है कि इंसान का जो ये कंप्यूटर होता है, तो यहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड मशीन होती है और इसके जो बटन्स होते हैं, तो यहाँ पर दिल की जो पंपिंग है वो नजर आती है। यानी आदमी के सीने पर ये कैमरा रख दिया जाता है, तो यहाँ पर हार्ट की पंपिंग कैसी है, खून की सप्लाई अगर कम हो रही तो हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। फर्ज कीजिए खून की सप्लाई इधर के एरिया में, दिल के इतने हिस्से में कम हो रही, तो ये दिल का इधर का हिस्सा, दिल का इधर का जो वाल है, दिल की जो दीवार है इधर की, इधर पंपिंग में हिस्सा नहीं लेती, वो वैसी रुकी हुई रहती। खाली इधर की खून की, ये दिल की दीवार वो हरकत करती है, लेकिन इधर की हरकत नहीं करती। इससे भी हमको मालूम होता है कि इधर खून की सप्लाई कम हो रही। तो 2D इको के जरिए से भी हमको मालूम होता है कि किसी आदमी को हार्ट प्रॉब्लम है या कोई और की वजह से, किसी और वजह से उसको सीने में दर्द हो रहा है। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट है वो ट्रेडमिल है, टीएमटी जिसको बोलते हैं, या स्ट्रेस टेस्ट जिसको बोलते हैं। यानी आदमी को अगर कोई हार्ट की बीमारी है और उसके दिल के नाली के अंदर फर्ज कीजिए अगर 70% भी ब्लॉक है, तो ईसीजी नॉर्मल आ सकता है, क्योंकि
अगर आराम से सो के आदमी लेटा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा, तो उसको ब्लड सप्लाई 30% भी हो गई तो ईसीजी नॉर्मली आता है। तो बहुत से डॉक्टर गलती करते हैं। इवन मैं बाज़ डॉक्टर्स को गुस्सा भी करता हूँ कि पेशेंट आता है, चेस्ट पेन कहता है, उसको ईसीजी निकाल के नॉर्मल है तो घर भेज देते हैं, और घर जाने के बाद कोलैप्स हो जाता है। तो ईसीजी इज नॉट द फाइनल टेस्ट। बाद लोगों को ईसीजी में भी फर्क आ सकता है, लेकिन ईसीजी नॉर्मल रहे तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। तो आराम से सोने की वजह से ईसीजी नॉर्मल होता है। तो आदमी को मेहनत कराते हुए ईसीजी निकाली जाती है। तो मेहनत का मतलब यह है कि एक टीएमटी मशीन होती है, इसके ऊपर आदमी ठहर जाता है और यहाँ पकड़ के वो चलते रहता है। ईसीजी के वायर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर से अटैच कर दिए जाते हैं। आदमी जैसे जैसे चलता रहता है उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, यानी दिल को वर्कलोड बढ़ जाता है, दिल का काम करने की रफ्तार बढ़ जाती है। तो जो 30% ब्लड सप्लाई है वो कम पड़ती है, तो आदमी के ईसीजी में फर्क आने लगता है। इस कंप्यूटर के ऊपर ईसीजी में फर्क आता है चलते वक्त में। हालांकि लेटी हुई हालत में नॉर्मल था, लेकिन चलते वक्त में ईसीजी अगर अब नॉर्मल आ रहा, नॉर्मल नहीं आ रहा, तो फिर हम पहचान सकते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम इसको है। तो ट्रेडमिल टेस्ट, टीएमटी भी बहुत ज्यादा अहम है। ईसीजी, 2D को टीएमटी, और उसके बाद तीसरा चौथा भी एक टेस्ट है, वो टेस्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में ये देखा जाता है कि उसके ब्लड में कुछ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है क्या। 5 किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, सबको मिला के उसको लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। तो हर पेशेंट जो शुगर का मरीज है या बीपी का मरीज है, उसको ये लिपिड प्रोफाइल कराना जरूरी है हर 6 महीने साल के बाद। अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो ये कोलेस्ट्रॉल उसके ब्लड वेजल्स में जमने लगता है। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली इतनी अच्छी दवाएं निकली हैं आजकल कि फर्ज कीजिए किसी आदमी का कोलेस्ट्रॉल 250 या 200 ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, 200 ज्यादा से ज्यादा टोटल कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। अगर उसका 300 भी है तो 1 महीने के इस्तेमाल में उसका कोलेस्ट्रॉल 200 या 180 या 150 तक भी आ सकता है। लेकिन लोगों को मालूम नहीं है, ये तमाम चीजें इस्तेमाल नहीं करते, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट नहीं कराते, ईसीजी नहीं कराते, और बस अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं और ये समझते हैं कि पैसे खर्च होंगे, डॉक्टर के पास जाने से कोई बीमारी पता देगा तो हमको परहेज करना पड़ेगा, इस वास्ते डॉक्टर के पास जाओ मत, बीमारी पहचानो मत। हालांकि ये अपना नुकसान है, वो खुद कब कोलैप्स होंगे उनको पता ही नहीं चलेगा। तो डॉक्टर्स के पास जाकर ईसीजी वगैरह करवाना जरूरी है, खासतौर से बीपी शुगर के मरीज और 40 साल से ज्यादा उम्र वाले, या फिर जिसको कोई सिम्टम्स है सीने में दर्द वगैरह, ये तमाम टेस्टें कराना चाहिए। इसके बाद अगर कोई ब्लॉकेजेस ज्यादा नहीं है, फर्ज कीजिए ब्लड वेसल है, इसमें एक 40% रुकावट है, तो इसको घुलाने के लिए, इसको कम करने के लिए, या कम से कम इसको नहीं बढ़ने के लिए कुछ ऐसी गोलियां हैं जो खून को जमने नहीं देती, जिसको एंटी क्लॉट मेडिसिन कहते हैं। यानी क्लॉट बनना नहीं, यानी क्लॉट को बनने नहीं देती, खून को जमने नहीं देती। खून ज्यादा एकदम पतला होकर बहने लगता है और वो क्लॉट नहीं बनता। तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करने वाली दवाएं निकली हैं जो आदमी को यहाँ पर क्लॉट बनने नहीं देती। तो ऐसी दवाएं इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे एस्पिरिन है, क्लोपिडोग्रिल है, या दूसरी ऐसी बहुत सी दवाएं हैं जिसके जरिए से ब्लड क्लॉट नहीं बनता और खून के नालियों में जमता नहीं। उसी तरह जो खून के नालियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, चिकनाई वगैरह जमा होती है, तो इनको भी रोकने के लिए स्टैटिन्स नाम के बहुत सी दवाएं हैं जिसके जरिए से, जैसे स्टोरवास है या राजल है, रोसवास है, ऐसी कई दवाएं हैं जिसके जरिए से आदमी के कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जाए तो हार्ट अटैक की बीमारी के आने के चांसेस कम हो जाते हैं। 50% बल्कि 25% भी हो सकते हैं। खासतौर से इसमें एक बात मैं बताना भूल गया कि अगर खानदान में किसी के हार्ट अटैक की बीमारी है, जैसे बाप को है, दादा को थी, चाचा को थी, तो उसके जनरेशन के अंदर उनके बच्चों को, पोतों को भी हार्ट प्रॉब्लम आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जेनेटिक उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ब्लड क्लॉट होने के जो सिस्टम है वो ज्यादा एक्टिव होता है, जल्दी क्लॉट हो जाता है खून के नालियों में। तो जिसके खानदान में अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम है माँ बाप में, उनको भी ऐसे टेस्टों से गुजरना चाहिए। तो ये तो मैंने दवाओं का इलाज बताया, लेकिन उसके बाद अगर फर्ज कीजिए किसी के ब्लड वेसल के अंदर इतनी ब्लॉकेजेस ज्यादा हैं कि फर्ज कीजिए ये 80% ब्लॉकेजेस हैं, ये दो तरफ खून की नालियों में ब्लॉकेजेस हैं और ये रास्ता बीच का तंग हो गया है, सिर्फ 10% हो गया है, यहाँ पर जो ब्लड जा रहा है वो सिर्फ 10% जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए और भी टेस्ट हैं, और भी इलाज के तरीके हैं। वो ये हैं कि आदमी के हाथ में से एक बारीक वायर डालते हैं और यहाँ पर ये बैलून होता है उसके वायर के एंड पे, ये बैलून के अंदर जब बाहर से हवा प्रेस करते हैं तो ये बैलून इस ब्लॉकेजेस को दबा देता है। तो ये जो ब्लॉकेजेस थे वो दीवार से चिपक जाते हैं और रास्ता खुल जाता है। तो और यहाँ पर फिर से कोई क्लॉट नहीं जमा होने के लिए यहाँ पर एक स्प्रिंग के जैसा डाल दिया जाता है जिसको स्टेंट कहते हैं। ये जो टेस्ट है इसको एंजियोग्राम कहते हैं
और फिर इसमें जो स्टेंट डालते हैं उसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी। एंजियोग्राफी से ब्लॉकेजेस कितने हैं मालूम होता है, और एंजियोप्लास्टी से उसको साफ करके वहां पर स्प्रिंग डाल दिया जाता है जिसको स्टेंट कहते हैं। तो अगर किसी आदमी के खून के नालियों के अंदर एक ब्लॉक है, एक जगह 90% ब्लॉक है, तो एक स्टेंट डालना पड़ेगा। दो नालियों में ब्लॉकेजेस है तो दो स्टेंट डालना पड़ेगा। और फर्ज कीजिए यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, तो दो स्टेंट डाल सकते हैं। लेकिन जितने ज्यादा स्टेंट्स डालेंगे उतना फिर से ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए अगर दो से ज्यादा ब्लड वेजल्स में रुकावट है तो बाईपास ऑपरेशन करना पड़ता है। बाईपास ऑपरेशन क्या है, बिल्कुल आधे मिनट में आपको बताऊंगा। कि फर्ज कीजिए यहाँ पर 100% ब्लॉक है किसी की नाली के अंदर, यहाँ 90% ब्लॉक है, यहाँ पर 70% ब्लॉक है। तो दिल के बाजू से एक बड़ी खून की नाली जाती है जो जिस्म को सप्लाई करती है। तो बाईपास ऑपरेशन ये करते हैं कि छोटे छोटे खून की नाली के टुकड़े लेके यहाँ से कनेक्शन इधर मिला देते हैं। यानी इस ब्लॉकेजेस को 100% ब्लॉक को ऐसा ही छोड़ दिया जाता है, बाईपास कर दिया जाता है। दूसरी तरफ से जो ब्लड खून की नालियां खून की नाली से जिस्म को सप्लाई करने जा रहा है वो यहाँ से होते हुए यहाँ से आ जाता है। यहाँ ब्लॉकेजेस हो तो यहाँ कनेक्शन दे दिया जाता है, यहाँ ब्लॉकेजेस है तो यहाँ पर एक कनेक्शन दिया। तीन खून की नालियां बंद है तो तीनों दूसरी तरफ से कनेक्शन मिला दिया जाता है खून की सप्लाई करने के लिए। या चार है तो चार भी लगा सकते हैं। तो बाईपास ऑपरेशन इज बेटर देन स्टेंट्स अगर ज्यादा ब्लॉकेजेस हैं तो। बहुत से लोग ये करते हैं डर के मारे, अरे ऑपरेशन नहीं कराना है हमको, सिर्फ स्टेंट डाल दीजिए। स्टेंट डालने के बाद भी 2-3 साल में बंद हो सकते हैं। तो अगर ब्लॉकेजेस ज्यादा हैं तो बाईपास ऑपरेशन ज्यादा जरूरी है और बहुत अच्छा है। और आजकल इतना आसान हो गया है बाईपास ऑपरेशन कि आदमी के पहले जमाने में आज से 10-20 साल पहले खून के दिल को रोक कर स्टेंट्स कनेक्शंस मिलाए जाते थे। लेकिन अब दिल धड़कते रहता है, उसी के ऊपर खून के नालियां दूसरी तरफ से जोड़ते रहते हैं। ऐसा हाथ कांपते रहता है हार्ट की पंपिंग की वजह से, लेकिन उसकी टाके देते रहते हैं मशीनों के जरिए से और दूसरी तरफ से कनेक्शन मिला देते हैं। इसको बीटिंग हार्ट सर्जरी कहते हैं। तो इतने बेहतरीन इलाज के तरीके, इतने बेहतरीन प्रिवेंटिव मेजर्स, इतने बेहतरीन दवाएं मौजूद हैं, लेकिन लापरवाही या फिर यूं समझिए कि डर की वजह से बहुत से लोग इसमें पूरे टेस्ट नहीं कराते और बस जिंदगी गुजारते रहते हैं। और जब तक आदमी कोलैप्स नहीं हो जाता उस वक्त तक ये सोचते रहते हैं कि दवाखाने को गए तो पैसा खर्चा हो जाता। ये पैसा किस काम का है जब आपकी जिंदगी बाकी नहीं रही, तो पैसा किस काम का है। अब लोग डॉक्टर्स को बदनाम करते हैं कि ये पैसा लेते हैं, फला करते हैं, लेकिन मेहनत भी तो करते हैं। इतने मेहनत करके पूरा एक एक बाईपास ऑपरेशन के लिए 6 से 8 घंटे भी लग सकते हैं। और वो बगैर खाना खाए बगैर पानी पिए 6 घंटे से ऑपरेशन खड़े के करते हैं। जब वो 1 लाख रुपए हॉस्पिटल वाले 2 लाख रुपए बिल लेते हैं, जिसमें 4 डॉक्टर्स, बेहोश करने वाले 2 डॉक्टर्स, नर्सेस वगैरह, हॉस्पिटल का खर्चा देखते हैं, तो डॉक्टरों को बदनाम कर देते हैं कि ये डॉक्टर्स लूट रहे हैं। हालांकि आज से 25-30 साल पहले कोई इसका इंतजाम नहीं था। अल्लाह के फजल से आज ये इंतजाम हैं। हम पैसा खर्च करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और अगर कोई बीमारी आए तो इलाज कराएं। इसके जरिए से अल्लाह पर तवक्कुल करें, उसके बाद इलाज कराएं, तो फिर अल्लाह ताला भी उसको सेहत दे सकता है। मैं समझता हूँ कि छोटी छोटी इस बातों के जरिए से आपको A to Z लेकिन मुख्तसर मालूमात हासिल हो गई होंगी। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने रिश्तेदारों को ये शेयर कीजिए, बताइए कि क्या है, और अपनी सेहत के बारे में, अपने रिश्तेदारों की सेहत के बारे में ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।